हैं एक बार फिर से जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर, दोबारा रिवाइज करिए। नहीं याद है तो कम से कम देख के बोलिए, बट बोलिएगा जरूर। जो भूगर्भिक संरचना थी, जितने लोग कल क्लास में आए थे उनके पास होगा डिटेल। नहीं है तो आप एनसीईआरटी डाउनलोड करिए, या अभी भी हमने कह रखा था कि दूसरा चैप्टर जो अर्थ में पढ़ा रहा हूँ उसी के लास्ट पॉइंट पर ये मेंशन्ड है, अभी हम आपको किताब में दिखा दे रहे हैं। तो टोटल ये कितने पार्ट में डिवाइडेड था? 6। लेकिन 6 में से मेजरली शुरुआत के जो दोनों थे, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक, इसके में बहुत ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं, वो अभी हम ऐसा लिखवा देते हैं। उसके अलावा बचते हैं कितने टोटल? 4। तो जो सबसे पहला एरा था, ऐसे ही डिवाइडेड था ना, सबसे बड़ा होता है क्या? इयॉन। इयॉन के बाद क्या होता है? एरा। एरा के बाद क्या होता था? पीरियड। पीरियड और फिर उसके बाद इपो। यही तो होते थे टाइम स्केल को डिवाइड करने का, कि भाई पृथ्वी बनी तब से लेके अब तक की यही हालत थी। जो सबसे पहला एरा मिल रहा था ये सबसे पहला कौन सा था? पैलियोजोइक। सबसे पहला कौन सा था? पैलियोजोइक, यानी पूरा जीवी काल, यही था। पूरा जीवी के अंदर कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। सबसे पहला डिवीजन कौन सा है? कैम्ब्रियन। वेरी गुड। सबसे पहला कौन सा है? कैम्ब्रियन। दूसरे नंबर पर कौन सा था? ऑर्डोविशियन। एक बार बोल के देख लीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है आपको शब्द पहली बार आप सुन रहे हैं, नया है, इसलिए कई बार आइडिया नहीं लगता है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? ऑर्डोविशियन। तीसरे पर कौन सा है? सिल्यूरियन। तीसरे पर कौन सा? सिल्यूरियन। चौथे पर कौन सा है? डेवोनियन। क्या है? डेवोनियन। पांचवें पर कौन सा? कार्बोनिफेरस। इन सारे युगों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? कार्बोनिफेरस। कई सारी घटनाएं होती हैं इसके अंदर, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। उसके बाद सबसे आखिरी में कौन सा है? परमियन। यानी ये ऐसा काल है जिसमें रेप्टाइल्स थोड़े ग्रो करने शुरू किए थे। ये पैलियोजोइक के बाद जो दूसरा एरा है वो कौन सा है? मीसोजोइक। यानी पूरा जीवी के बाद कौन सा आ रहा है? मध्यजीवी। मीसोजोइक एरा। दूसरा कौन सा है? मीसोजोइक। मीसोजोइक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3। मेजर इसके कितने हिस्से थे? 3। सबसे पहला हिस्सा क्या है? ट्राइएसिक। सबसे पहला हिस्सा क्या है इसका? पीरियड ट्राइएसिक। दूसरा पीरियड कौन सा है? जुरासिक पीरियड। और तीसरा पीरियड कौन सा था? क्रिटेशियस पीरियड। वेरी गुड। पहला कौन सा है? ट्राइएसिक। दूसरा कौन सा? जुरासिक। और तीसरा कौन सा है? क्रिटेशियस पीरियड। जो तीसरा एरा है, तीसरे एरे को क्या कहते हैं? सीनोजोइक। क्या नाम है इसका? सीनोजोइक या नूतन कल्प है, नवीन। सीनोजोइक तीसरा है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? फर्दर 5 पार्ट में। कितना डिवीजन था इसका? 5। सबसे पहला डिवीजन कौन सा है? पैलियोसीन। वेरी गुड। पहला कौन सा है? पैलियोसीन। दूसरे नंबर पर इयोसीन। दूसरे पर कौन सा है? इयोसीन। तीसरे पर कौन सा है? ओलिगोसीन। तीसरे पर कौन सा? ओलिगोसीन। और चौथे नंबर पर कौन सा है? मायोसीन। चौथे पर कौन सा? मायोसीन। और पांचवें नंबर पर कौन सा है? प्लायोसीन। टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड था, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तृतीय क्रम की चट्टानें भी इसी में मिलती हैं, और इस क्रम को भी टोटल कितने नंबर पर है? तीसरे पर, इसलिए क्या कहा जाता है? तृतीय क्रम। इसी में हिमालय बन के तैयार होता है, इसलिए हिमालय को ज्यादातर तृतीय क्रम की चट्टान या तृतीय क्रम का पर्वत मानते हैं। चौथे नंबर पर जो डिवीजन था वो सबसे नया है, क्वार्टरनरी, यानी कि नियोजोइक। कुछ किताबों में सीनोजोइक के अंदर ही नियोजोइक को लिखा हुआ है, इसको टर्शियरी और इसको क्वार्टरनरी एज में लिख देते हैं। जो नियोजोइक था वो कितने हिस्से में था मेजर? 2। सबसे पहला कौन सा है? प्लीस्टोसीन। वेरी गुड। पहला कौन सा आ रहा है? प्लीस्टोसीन। और दूसरा कौन सा है? होलोसीन। इसी होलोसीन में जो आज के मानव हैं, नॉर्मल जो होमोसेपियंस, या जिनको आधुनिक मानव या मॉडर्न मैन कहा जाता है, उनकी ओरिजिन किसमें हुई? इसी मीसोजोइक एरा के होलोसीन पीरियड। अब ये डिवीजन आपको बाय हुक और क्रुक याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें पाई गई या जो चीजें बनी, जिनका निर्माण हुआ, उन्हीं का क्रम पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है और कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा।
देखिए ये डिवीजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको किताब से मिल जाएगा। सबसे पहला इसमें भी देख रही, सबसे शुरुआत में क्या दे रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्टार एंड बिग बैंग हाइपोथेसिस। और कब हो रहा है बिग बैंग हाइपोथेसिस दी गई, तो जॉर्ज लेमेसियर ने क्या बताया कि 13.7 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और उस समय जब 13.7 मिलियन 13,700 मिलियन दिया है, यानी 13.7 अरब वर्ष पहले जो ओरिजिन ऑफ सन और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। अब जो सन का न कह के कहे हम इसको सोलर सिस्टम ओरिजिनेट हो रहा है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारे ब्रह्मांड के एक किनारे पर है। पूरा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि नहीं, पहले ये बताओ। पढ़ा दिया गया है ना। चलो, तो जो हमारा गैलेक्सी है, जो गैलेक्सी ओरिजिनेट हो रही है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम क्या है? मिल्की वे। जो आकाश गंगा है क्या नाम है उसका? मंदाकिनी भी कहते हैं, दुग्ध मेखला भी कहते हैं, सब उसी का नाम है। उसकी 3 भुजाएं हैं। ज्यादातर गैलेक्सी जो पंखे हैं ना, जैसे 3 पंखे के आम होते हैं, वैसे ही हमारी गैलेक्सी के कितनी भुजाएं हैं? 3। इसी तीसरे के जो सेंटर में है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज भारी है तो वो कहां भाग के चली जाएगी? सेंटर में। और जो हल्की है वो कहां चली जाएंगी? एकदम बाहर की तरफ। जो भारी तारे होते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो कहां भाग के चले जाते हैं? गैलेक्सी के सेंटर में। और जो हल्के तारे होते हैं या हल्का स्टार होता है वो कहां चला आता है? बिल्कुल बाहर। हमारा जो सूर्य है बहुत हल्का है, बहुत ही छोटा है। इस वजह से जो हमारी गैलेक्सी है उसके एक किनारे पर आके हमारी गैलेक्सी का जो वो मिल्की वे गैलेक्सी है उसी के एक किनारे पर आके हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन है? सूर्य। जब सूर्य की उत्पत्ति हो रही है, उसी के साथ सूर्य के आसपास जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारी चीजें हैं वो भी उत्पन्न हो रहे हैं। कल हमने वो सारी चीजें देख रखी है। तो जो हमारा सूर्य उत्पन्न, पृथ्वी कब उत्पन्न होती है? ना कब? व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ? अब बताइए। हमने कल आपको 2 टर्म बताए थे कि 4.6 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुई है ज्योग्राफी के हिसाब से। और रेडियो डेटिंग करके साइंस ने बताया कि पृथ्वी पर मिलने वाली सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कितनी है? 3.9 अरब वर्ष पहले की है। तो साइंस कहता है 3.9 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुई, और जबकि ज्योग्राफी कहती है 4.6 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुई। और ब्रह्मांड उत्पन्न कब हो रहा है? 13.7 अरब वर्ष पहले। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लगभग 8 अरब वर्ष बाद पृथ्वी उत्पन्न हो रही है। यानी बहुत छोटी है, बहुत नई है हमारी गैलेक्सी के हिसाब से। तो वो नई है, छोटी है, इसलिए कहां होगी? बिल्कुल एक किनारे पर अवस्थित होगी, है ना। अब नया तारा है, जो बड़े तारे होंगे, जो पहले पैदा हुए तारे, वो पहले मरेंगे भी। और तारे मरने के बाद किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? तारे का जीवन चक्र आपने पढ़ा है कि नहीं? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार नहीं पढ़ा? अभी हम पढ़ा देते हैं। आप हमको थोड़ी देर बाद याद, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा याद दिला दीजिएगा। मैं इमीडिएट आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्टार बता दूंगा कि तारा का पैदा होने से लेकर तारे के मरने तक वो कौन कौन सी अवस्था से गुजरता है, या क्या क्या चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। वो सारी चीजें अभी हम आपको लिखवा देंगे इमीडिएट। ठीक, 5 मिनट का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए 13.7 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हो रहा है क्या? ब्रह्मांड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वहीं दूसरी तरफ 5 अरब वर्ष पहले क्या कर रहा है? ओरिजिन ऑफ सन। यानी 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम, पृथ्वी, सब कुछ उत्पन्न हो रही है। इसके बाद के पीरियड में जब आते हैं तो सबसे पहला पीरियड हमने कौन सा लिखा था? कैम्ब्रियन। ये जो चार्ट एनसीईआरटी में बनाया, जो हमने बनवाया, एग्जैक्ट उल्टा है, फ्लिप कर दिया हमने। इन्होंने सबसे नए वाले को सबसे पहले लिखा है, क्वार्टरनरी में होलोसीन को सबसे नया किया है, और हमने सबसे नीचे किया था उसको। ये नए से पुराने की तरफ बढ़े हैं, मैं पुराने से नए की तरफ मैंने चार्ट आपसे बनवाया है। ठीक, तो सबसे पहला पैलियोजोइक जो एरा था, इस पैलियोजोइक एरा का पहला पीरियड कौन सा है? कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन से पहले जो कुछ भी है, यहां कैम्ब्रियन से, ये कैम्ब्रियन पीरियड पहला मिला। इस कैम्ब्रियन से पहले यहां तक जो कुछ भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्री कैम्ब्रियन लिख सकते हैं। यानी कैम्ब्रियन से पहले। और पहला जो एरा था वो क्या था? पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक से पीछे, चाहे इसको प्री कैम्ब्रियन लिखिए और चाहे इसको आप क्या लिख सकते हैं? प्री पैलियोजोइक। भाई दोनों टर्म से डिनोट कर सकते हैं ना। हम प्री पैलियोजोइक भी कह सकते हैं और प्री कैम्ब्रियन भी कह सकते हैं, दोनों चीजें हम इसको कह सकते हैं। इस समय पैलियोजोइक से पहले जो है उसको हेडन, आर्कियन, इन क्रम की चट्टानों के रूप में जानते हैं। अभी देखते हैं है क्या। चट्टानों के क्रम में पढ़ेंगे तभी इनकी जरूरत पड़ती है, सच कोई जरूरत नहीं पड़ती। पृथ्वी धीरे धीरे लगभग ठंडी होनी
शुरू होती है। ये जो पीरियड था वो कितना था? 59 करोड़ का। लिखवाया था हमने कल, कल जो चार्ट बनाए थे आप लोग, उसमें लिखा था ना कि 59 करोड़ वर्ष पहले जो पहला एरा पैदा हो रहा है वो कौन सा है? पैलियोजोइक। यानी इस एरा में आते आते, कैम्ब्रियन पीरियड में आते आते जो पानी वाले हिस्से में जीवन की उत्पत्ति होती है। जो एक्चुअल में जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है कब? कैम्ब्रियन में। यानी पहली छोटी छोटी जो इसके ऊपर तैरने वाले मरीन इनवर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं इनको, यानी समुद्र तल के ऊपर रेंगने वाले जीव, उनको जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, अलग अलग नाम से इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसी कैम्ब्रियन पीरियड में आकर समुद्र में जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसके पहले जो बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ये सारी चीजें पहले हो चुकी थी। बात ये थी कि इसके पहले जब पृथ्वी जब उत्पन्न होती है तो किस रूप में है? गैस के गोले के रूप में। इसमें कौन सी गैस ज्यादातर पाई जा रही थी? हाइड्रोजन और हीलियम। वही गैसें आपस में कंबाइन होकर नए 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 तत्व बनाने शुरू की। जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी होनी शुरू होती है तो उस समय पृथ्वी के चारों तरफ जो बादल रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। इस समय कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? करंट में अगर हम पूछें कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एनवायरनमेंट में कितना है, कोई आइडिया किसी को? 0.036% कहा जाता है, यानी 0.036% इस समय है करंट हालत में। अभी तक जो किताबें अपडेट करती है वो यही है। करंट अफेयर्स का पूछा नहीं करिए, करंट अफेयर्स का जो डेटा है वो बताता है कि 0.04% हो गया है। 36 को ये 0.04 कहते हैं। लेकिन इस समय जो हेडन पीरियड चल रहा था उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी थी? 36%। यानी आज जो ग्लोबल वार्मिंग हम चिल्ला रहे हैं 0.036% पर चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। तो जब 36% कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा तब सोचिए पृथ्वी कितनी गर्म रही होगी। बिल्कुल आग के गोले के रूप में थी। और ऐसे आग के गोले पर क्या कोई लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है? इतना हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर कोई लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। कुछ आपने सुन रखा है कि कोई ऐसी चीज है जो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर सरवाइव कर सके? आप लोग बताइए सर, कोई ऐसा बैक्टीरिया, फंगस नाम सुना है किसी चीज का जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर भी सरवाइव कर जाता है? कभी नाम नहीं सुना। एक्चुअली उन्हीं बैक्टीरिया का जीन निकाल के अब पौधों में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। पौधे हमारे हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं? झुलस के खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया का जीन अगर पौधे के अंदर हम डाल दें तो हाई टेम्परेचर पर भी तो पौधा क्या करेगा? सरवाइव कर जाएगा। उसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस। बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बैसिलस का बी और थुरिंजेंसिस का टी, यही निकाला गया है बीटी, और किसी पौधे में डाल देते हैं। तो एक पहला पौधा हमने यूज किया था कॉटन, जिसमें हम इसके जीन को डाले ताकि कॉटन का पौधा सरवाइव कर सके, इसलिए नाम पड़ गया उसका क्या? बीटी कॉटन। वो बैक्टीरिया का जीन है जो निकाल के उस पौधे के अंदर डाला गया ताकि वो पौधा मरे ना, हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सके। पर ऐसी कंडीशन में पृथ्वी जब का टेम्परेचर कितना था हमें कोई आइडिया नहीं उस समय तक। इस समय में पृथ्वी पर कोई भी लाइफ सरवाइव कर पानी असंभव थी। धीरे 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 पृथ्वी क्या होती है? ठंडी होती है। और यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये क्या बनाते हैं? क्या हो जाता है? H2। क्या बन जाता है? पानी। और यही पानी पृथ्वी पर वापस जब गिरता है तो पृथ्वी धीरे धीरे गैस से किस में कन्वर्ट होने लगती है? सॉलिड में। और सबसे पहला हिस्सा कौन सा सॉलिड में कन्वर्ट होता है पृथ्वी का? कोर। जो सबसे पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा है, क्रूड है, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? सॉलिड रूप में। और उसके बाद जो परिवर्तन होता है सॉलिड में वो कौन सा हो जाता है? सबसे बाहरी सरफेस। आउटर सरफेस थी, आउटर सरफेस ठंडी, कहाँ बनाते? जगह नहीं है। जो ये कोर था ये कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। और जो बाहर का हिस्सा क्या है? क्रस्ट, यानी भू परपटी,
ये भी किस रूप में बदल गई थी? सॉलिड रूप में। और इस सॉलिड से लेकर इसके बीच में पूरा का पूरा मैटर किस में रहा? लिक्विड के रूप में, जिसे हम मेंटल के रूप में जानते हैं। लेकिन जब ठंडी हो रही थी तब भी पृथ्वी क्या थी? बिल्कुल आग के गोले की तरह रूप में थी। इसीलिए इनके और इनके बीच में जो तापमान है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है, बहुत हीट इसके अंदर है। इसको जियोथर्मल एनर्जी के रूप में जानते हैं। और यही करंट गोल 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 इस कोर के ऊपर क्या होती है? घूमती है। और यही घूमने के कारण पृथ्वी भी गोल गोल अपने अक्ष पर क्या होती रहती है? घूमती रहती है। इसी को ये धक्का देता है। इस धक्का देने की वजह से ये जो प्लेट है, ये जो क्रस्ट है, ये कई हिस्से में टूटा हुआ था और ये हिस्से आपस में एक दूसरे की ओर या एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं। यही बाद में चल के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में सिद्ध किया गया। यही करंट है जो इनको घुमा रही है, अंदर घूम रही करंट। अब पृथ्वी की हालत हो गई थी, अरे रुको यार, थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, रहने दो उसको, अभी वहां रुके रहो, वो आएगा जगह तब बता दिया जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ाई जाएगी तब बताया जाएगा। ठीक है, तो ये कैम्ब्रियन पीरियड में आते आते पहली बार पृथ्वी पर पानी में, चूंकि पानी की प्रधानता ज्यादा हो जाती है, और पृथ्वी पर पानी कितना परसेंट है? लगभग 71%। और स्थल भाग कितना है? लगभग 29%। तभी तो 100 हो गया, 71 और 29 कितना हो गया? 100। ये कन्वर्ट हो जाता है। पानी पृथ्वी पर क्या है? ज्यादा। और पानी पृथ्वी पर ज्यादा रहता है और नॉर्मली जमीन से क्या होता है? ठंडा होता है। इसीलिए जो पहली लाइफ ओरिजिनेट होती है वो कहाँ होती है? पानी के अंदर। और यही कैम्ब्रियन पीरियड में आते आते समुद्र में पानी ज्यादा है और उस समुद्र में पहली बार जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक, इस कैम्ब्रियन पीरियड के पहले का जो हालत थी उसमें छोटे छोटे जीव भी उत्पन्न हो चुके थे। जैसे कि बैक्टीरिया था, वो भी पैदा हो गया था, फंगस कुछ पैदा हो गए थे, कुछ सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स थे वो भी पैदा हो गए थे। जैसे मान लीजिए क्या है, अब मान लीजिए पृथ्वी पर कोई भी चीज पैदा होगी, कोई भी चीज पैदा होती है, नेचर का ये लॉ है कि उसके खाने पीने रहने का इंतजाम ऊपर वाला करके भेजता है। जिस भी जीव को पृथ्वी पर ला रहा है उसका इंतजाम पहले से है। या तो अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये देखें, और अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात क्या कहता है कि अगर आपको छोड़ दिया जाए, यहाँ पर खाना पानी हर चीज, मोबाइल हर चीज आपसे छीन ली जाए, फिर भी आप सर्वाइव कर जाएंगे, उस नेचर के साथ आप एडाप्ट कर जाएंगे। यही हालत होती है जब पृथ्वी पर पहला जीव पैदा होता है। खाना तो है नहीं पृथ्वी पर कुछ भी, खाली पानी पी के जिंदा रह नहीं सकता, यानी ऐसे जीव पृथ्वी पर सबसे पहले बनेंगे जो अपना खाना खुद बना सके। भाई हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। उन पेड़ पौधों में चूंकि जो लैंड वाला हिस्सा था, स्थल का हिस्सा था, वो बहुत ज्यादा गर्म था, इस वजह से वहां पर कोई लाइफ अभी ओरिजिनेट नहीं हो सकती। होगी कहाँ? पानी के ऊपर। और पानी के ऊपर शुरू होती है, पहली चीज पैदा होती है वो है क्या? काई, यानी कि साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जानते हैं। और ये पैदा हो जाते हैं इसी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। इसी प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो स्थल का हिस्सा वो ठंडा होता है, ठंडा होने के कारण वो जो प्लेट है इधर उधर घूमती है और उनके घूमने से दुनिया में कुछ बड़े बड़े आकृतियों का जन्म होता है, जिन्हें हम पहाड़ पठार के रूप में जानते हैं। और इनमें से एक पहाड़ कौन सा भारत में पैदा होता है, बनता है? क्या है? अरावली। और कब बनता है? प्री कैम्ब्रियन, है ना। प्री कैम्ब्रियन युग में भारत में 4 बड़ी आकृतियों का निर्माण होता है। पहला बनता है कौन सा? अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में है। कौन सी? अरावली। दूसरे नंबर पर बनता है विंध्य माउंटेन सीरीज, विंध्यन पर्वत, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ है। कौन सा? विंध्य पर्वत। तीसरा पैदा होता है छोटा नागपुर का पठार, 2 पर्वत 2 पठार बनते हैं। तीसरा कौन सा बनता है? छोटा नागपुर का पठार, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और चौथा पैदा होता है जो मेघालय का पठार है, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहां पर होती है? मेघालय के पठार पर, चेरापूंजी में होती है। ये 4 चीजें भारत में बनकर तैयार होती हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए पहाड़ों में, तो भारत में 4 बड़ी आकृतियां बन रही है। विश्व में तो देखेंगे कि कौन सी बन रही है, लेकिन हम भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो कम से कम 4 बड़ी आकृतियों का नाम याद रखेंगे, जो कब बन रही हैं? प्री कैम्ब्रियन। विंध्य पर्वत यहां से बनना शुरू होता है और कार्बोनिफेरस तक ढलते ढलते बनता रहता है। एक दिन में पहाड़ बन के तैयार नहीं होता, बहुत समय लगता है इसको बनने में। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो क्या बताएंगे? अरावली। दूसरे नंबर पर देखें तो
विंध्य पर्वत श्रृंखला। पठारों में देखें, भारत का सबसे पुराना पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक, ये सब बनता है इसी प्री कैम्ब्रियन। अभी हम सब लिखवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी हम आपको किताब के सहारे दिखा रहे हैं, किताब से बहुत ज्यादा कंटेंट हमारे पास है, क्योंकि कई किताबों से कंटेंट निकाल के हम ले आए हैं आपको लिखवाने के लिए, ताकि आपसे क्वेश्चन ये ना रहे कि आपको 10 किताबें पढ़नी पड़े। आप एक किताब पर टिके रहिए, चाहे जिस पर टिके रहिए। हम एनसीईआरटी को बेस बना के आपको पढ़ाएंगे। बाकी इसमें जो कंटेंट नहीं दिया हुआ है वो सारे कंटेंट हम आपको लिखवा देंगे। अगर नहीं लिखवा पाएंगे तो उसका हैंड आउट देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एटलस लेके आइए, वो छोटे वाले मैप लेके आइए, ताकि इनको बनाया जा सके। पहला पीरियड कौन सा था इसमें? इस पैलियोजोइक एरा का पहला पीरियड कौन सा है? कैम्ब्रियन। कौन सा है? कैम्ब्रियन। दूसरे पर बोल लो, इसके बाद आवाज निकलेगी नहीं, काहे चक्कर में पड़े, रख दो फोन, चल जाएगा काम। दूसरे पर कौन सा है? आर्डोवेशियन। एक तो नाम नहीं मालूम, ऊपर से पढ़ोगे नहीं, तो फिर उससे आने का आपका जो मतलब है ना यहाँ 3 घंटा बैठने का, वो वेस्ट हो जाएगा। हम लखनऊ से यहाँ आए हैं, आप अपने घर से यहाँ आए हैं, तो कम से कम उसका कुछ तो सम्मान करिए, दोनों चीजों का। 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद देखा जाएगा। पहले 3 तो पढ़ो, सही यार, यही याद हो जाएगा। हम गारंटी देते हैं आपको 50 से 60% भूगोल यही याद करा देंगे इसी 3 घंटे के अंदर। कोर्स भी खत्म कराएंगे, याद भी कराएंगे, बशर्ते आप यहाँ, कल हमने आपको सारी चीजें याद कराई थी। आप घर जाके दोबारा पढ़े नहीं, इसलिए याद नहीं होगा। आप सोचते हैं कि एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बच्चों की तरफ बैठ के पढ़िए, याद करिए, बिल्कुल बोल बोल के पढ़िए। मन में पढ़ने वाले पढ़ ओढ़ नहीं पाते हैं। ये सब भ्रांतियां हैं आप लोगों की, कि आप घर जाएंगे बहुत आराम से बैठेंगे, बैठ के पढ़ लेंगे, मन में पढ़ रहे हैं। मन में कोई नहीं पढ़ पाता, दिमाग कंटिन्यू डिस्ट्रैक्ट रहता है। इसलिए बोर्ड के पढ़िए। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? बिल्कुल बोल बोल के पढ़ते हैं, हिलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। वैसे पढ़िए, याद हो जाएगा। सुबह उठिए, 4-6 घंटा समय आपके पास है 12 बजे तक, उसमें से 2 घंटा समय निकालिए याद करने का, पर याद करिए। शाम को पढ़िए, सुबह याद करिए उनको। जो पहला पीरियड है वो कौन सा है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन। देखो, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद कौन सा है? ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन के बाद सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन। डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन। यहीं पर पहला एरा खत्म हो जाता है। दूसरा एरा आता है कौन सा? मीसोजोइक। दूसरा एरा कौन सा? मीसोजोइक। द्वितीय क्रम में 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहला पीरियड कौन सा है? ट्राइयासिक। दूसरे पर, तीसरे पर क्रिटेशियस। फिर ये भी यहीं खत्म हो जाता है। पृथ्वी पर लैरामाइट हलचलें शुरू होती है। पृथ्वी पर जो बड़े बड़े फोल्ड माउंटेन है, रॉकीज पर्वत, इंडीज पर्वत, कैनेडियन शील्ड, एप्लेशियन, ये सब इसी में निर्माण होता है। पृथ्वी का जो हिस्सा था 2 पार्ट में, इसी कार्बोनिफेरस में आकर 2 हिस्से में टूट जाता है। पैंजिया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के पार्ट में यह टूट जाता है, और यहां से चलते 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 इसी पैलियोसीन में आकर हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो भारत का हिस्सा था, वो आकर यूरोपियन प्लेट में टकरा जाता है। यानी इनके टकराने से अब यहां बनेगा हिमालय। तो कौन पहला, दूसरा, तीसरे पर कौन सा है? सीनोजोइक। सीनोजोइक का जो टर्सरी एज या तृतीय क्रम की कहा जाता है, इसका जो पहला पीरियड है वो कौन सा है? पैलियोसिन। दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर प्लायोसिन। अब तीसरे के बाद आता है कौन सा? क्वार्टरनरी या नियोजोइक पीरियड। नियोजोइक एरा में यानी चतुर्थ क्रम में आते हैं। कितने पीरियड है इसके अंदर? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? होलोसीन। और इसी प्लीस्टोसीन और होलोसीन, प्लीस्टोसीन में जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी इस प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन पीरियड के पहले आग के गोले के रूप में थी, वही पृथ्वी यहाँ प्लीस्टोसीन में आते आते पूरी तरह से ठंडी हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी पूरी तरह जमा रहता है, यूरोप भी पूरी तरह जमा रहता है। ज्यादातर हिस्से क्या होते हैं? जम जाते हैं। तो इन जमने के कारण जो बर्फ जमी रहती है, इनके सरकने से, टूटने से नई नई आकृतियों का निर्माण होता है। और इन्हीं बर्फ की चद्दर, यानी जिनको कहा जाता है ग्लेशियर, इनके द्वारा समुद्र के तटों पर, यानी महाद्वीप और समुद्र जहां आपस में मिल रहा है, वहीं पर एक आकृति का निर्माण होता है जिसको कहते हैं फियॉर्ड। ग्लेशियर के द्वारा इरोजनल लैंडफॉर्म बनता है कौन सा? फियॉर्ड। यही फियॉर्ड पिछले साल यूपीएससी में 10 नंबर में डायरेक्ट उन्होंने पूछ दिया था मेंस में, कि फियॉर्ड क्या होता है, कैसे बनते हैं, तथा इनसे इनके आसपास पाए जाने वाली विशेषताओं या संभावनाओं पर प्रकाश डाली। टॉपिक था बहुत छोटा, सिर्फ एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा पड़ा है फियॉर्ड कि कब बनता है या फियॉर्ड होता क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है।
बट थोड़ा पता रहेगा तो एटलीस्ट आप पीछे से उठा के लिख सकते हैं ना कि प्लीस्टोसिन एरा में ये सारी चीजें थी, ऐसे ऐसे हुआ, ये चीजें बनी। देखो मेंस एक दिन का खेला नहीं है, पूरा सिलेबस कई पार्ट में अलग अलग चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट से कंटेंट टूट के आता है तब नंबर देता है, वरना ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे और आपको नंबर दे देगा। अब इन्हीं में देखेंगे कि क्या क्या चीजें बनेंगी। चलो बनाते हैं, वापस अपने उसी चार्ट पर आते हैं, दोबारा वो चार्ट पकड़िए और इनको बनाइए। चलिए इसको लिखिए सबसे पहले। अब ये चार्ट आपने कल भी बनाया था, जिन्होंने नहीं बनाया वो आज बना लीजिएगा, या जैसे जब आपका पास समय वो बनाते रहिएगा। फिलहाल इसके अंदर का कंटेंट लिखिए। राइट डाउन द कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, पैलियोजोइक के पहले की स्थिति यानी कि प्री पैलियोजोइक या प्री कैम्ब्रियन। अब इसको इसके आगे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर एक में अगर दो दो तीन तीन लाइन बोलूंगा तो ये चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। आप मेरे में तो एक पन्ने में बन जाता है, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं बन पा रहा है तो आप हेडिंग डाल के लिखते रहिए, ठीक है। हाँ बुक में ये चार्ट है, आप वहां से देखिए, बुक का चार्ट तो हमने आपको दिखाई दिया पीछे की एनसीईआरटी में एज इट इज है, एनसीईआरटी फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोड करके। हाँ है, क्या है, नहीं है, आपका कोई ग्रुप हो तो मैं भिजवा देता हूं अभी तुरंत, तो या तो हमको ऐड कर दिए, मैं इमीडिएट डाल देता हूं। हमको ऐड कर दीजिए इमीडिएट, हम आपको भेज दे रहे हैं, अभी हम आपको भेज देते हैं, उस चार्ट के साथ बना लीजिए। 9450 945630 है मेरा नंबर, ठीक, ऐड कर दीजिएगा, अभी हम ड्रॉप कर देंगे वो चार्ट। ये जो पीछे चार्ट हमने बना रखा है ये किताब का जो हिस्सा है वो हम आपको दे देते हैं, अदरवाइज आप हेडिंग डाल के लिखना शुरू करिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक, दोनों एरा के नाम से जाना जाता है, प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक। इसमें हो क्या रहा है, प्री कैम्ब्रियन या प्री पैलियोजोइक में सबसे पहले तो आकृतियों में देखें कि कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। तो चार आकृतियां बताई थी, कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, तो लिखिए भारत में, लिखिए। अब प्री जो जिसमें जो बनेगा वो सब हम आपको बताते जा रहे हैं, वो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है वो सब मिल जाएगा आपको। प्री कैम्ब्रियन में लिखिए भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला, क्या हुआ, यह है तुम्हारे में तो इतना बड़ा चार्ट बना रखा है, लिखो, देखो अंडरलाइन हाईलाइट करते रहो। पर एक साथ अगर आप सोचिए कि किताब भी पढ़ लें और कंटेंट भी उठा लें तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग है। इसमें बना होगा, इसी में बना होगा, पृथ्वी वाले में, महेश बर्नवाल है ना, हाँ बना होगा, ये है तो सामने चार्ट, ठीक है, बढ़िया है। हम आपको एनसीईआरटी से भेज देंगे, इसको निकालिए, क्राउन पब्लिकेशन में मुश्किल है मिलना। लिखो लिखो, कहा साफ किए पड़े यार, यहाँ से यहाँ तक 4 सीट खाली पड़ी है, जितना पीछे बैठो उतना मुझे चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, हाँ लिखो अरावली, लिखते रहो, कोई नहीं, आप किताब में बाद में ढूंढ लीजिएगा। प्री कैम्ब्रियन में अरावली विंध्यन, लिखिए अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, लिखो अरावली विंध्य पर्वत श्रृंखला विंध्यन। तीसरा कौन सा बताया था, छोटा नागपुर, अरावली विंध्य छोटा नागपुर, अरावली विंध्य छोटा नागपुर, मेघालय का पठार, मेघालय का पठार तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं, एंड धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, हाँ मेघालय का पठार, द प्लेट्यू ऑफ मेघालय या शिलांग प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू या शिलांग प्लेट्यू। धारवाड़, DHARWAR, धारवाड़ एक्चुअली एक जिला है कर्नाटक का, उसी के आसपास पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं उसको धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है, वो भी उसी क्रम में बननी शुरू होती है। मेघालय का पठार और धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये बनती हैं। अब ये तो हुआ ज्योग्राफी का पार्ट, अब आते हैं इसी में बायोलॉजी का भी पार्ट, दोनों साइमल्टेनियसली लिखिए। इसमें और जीव कौन कौन से बनते हैं, पहला ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी नीले हरे
शैवाल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशीय जीव जिनकी कोशिका में सिर्फ एक लेयर पाई जाती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या एक कोशीय जीव। नीले हरे शैवाल बनते हैं, एक कोशीय जीव बनते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, लिख लीजिए ब्रैकेट में बैक्टीरिया। महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण होता है, महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण होता है। जैसे ये हिस्सा है देखिए, तो सबसे ऊपर वाले हिस्से से महाद्वीप बनते हैं और इनके बचे वाले पानी वाले हिस्से से महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर फॉर्म्ड। कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस आर फॉर्म्ड, महाद्वीप भी बनते हैं, महासागर। अभी हम सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या बना। महासागर एक पूरा का पूरा टॉपिक है, 5 टॉपिक है, 5 लेक्चर मिलेंगे, उसमें वो देखेंगे। ठीक, इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता सर्वाधिक थी। इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर्यावरण में सर्वाधिक थी। द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, द अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the amount and concentration of carbon dioxide was maximum during this time, रुकिए, हम साथ में वो आपको चार्ट भी खोल ही दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा राहत रहेगा। ये है देखो, प्री कैम्ब्रियन में लिख रहा, तो प्री कैम्ब्रियन में क्या है कि एटमॉस्फेयर आर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर्यावरण में क्या थी, सर्वाधिक थी। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड, यानी महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी भी पैदा होती है, यानी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए, पृथ्वी पर पहले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर पहले जीव बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर पहले जीव बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। द लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन अर्थ, लैंड नहीं, द लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड, द लाइफ ऑन अर्थ originated in form of bacteria and cyanobacteria. The life on earth originated in the form of bacteria and cyanobacteria. पृथ्वी पर पहले जीव बैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया के रूप में उत्पन्न होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। हो गया। अब कुछ अच्छा, साथ में आपने क्या लिखा, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वो पॉइंट कौन कौन से लिखे, कि भारत में 4 क्रम की चट्टानें बन रही हैं, चट्टानें बनती हैं या फिर कहे पर्वत बनता है। पहला कौन सा बनता है, अरावली, दूसरा, तीसरा छोटा नागपुर, चौथा मेघालय का पठार और 5वां धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसे ही करके हम चट्टानों का भी एक क्रम लिखवा देंगे। अभी फिलहाल आप इसको लिखिए। अब बात आती है किसकी, पहले एरा की। पहला एरा कौन सा है, पैलियोजोइक। पहला एरा कौन सा है, पैलियोजोइक। पहला पैलियोजोइक का पहला पीरियड कौन सा, कैम्ब्रियन। तो दूसरा, अरे बोल लो भैया कितना, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बोनिफेरस और 6वां पर्मियन। पहला कौन सा, कैम्ब्रियन। अरे काहे मुंह में दही जमाए बैठे हो, बोलो तो सही। पहला कौन सा, दूसरा ऑर्डोविशियन, दूसरा कौन सा, ऑर्डोविशियन। तीसरा सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। तीसरा कौन सा, सिल्यूरियन। चौथा डेवोनियन, चौथा डेवोनियन। और 5वां कार्बोनिफेरस और 6वां पर्मियन। अब इसमें लाइफ ओरिजिनेट होनी शुरू होती है। आप अगर नेचर का क्रम देखिए तो एक कायदे में, एक सीरीज में चीजें पैदा होती हैं। सबसे पहले वो जीव जो पानी के ऊपरी सतह पर तैर सकते हैं, यानी पहले मरीन
इनवर्टिब्रेट्स पैदा होते हैं, यानी समुद्र की सतह पर रेंगने वाले तैरने वाले जीव पहले पीरियड में पैदा होते हैं। पहला पीरियड का नाम क्या है? कैम्ब्रियन। अब ये पैदा हो गए और प्लस साइनोबैक्टीरिया पैदा हो गई है जो अपना खाना खुद बना सकती है। अब जो साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो अपना खाना खुद बना रही है, तो अपना खाना पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं? क्या क्या चीजों का उपयोग करते हैं? सूर्य के प्रकाश का, दूसरा क्या उपयोग है? पानी का, और तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पर्यावरण में क्या थी? सर्वाधिक 36% थी। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी जब खाना बनाएंगे तो उस समय साइनोबैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। इसलिए धीरे 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 एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और वो स्टोर कहां कर देंगे? पानी के अंदर। भाई खाना बनाएंगे तो कहां रखेंगे? वो पानी के अंदर, क्योंकि पानी के जीव हैं, तो रखेंगे कहां? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर यानी सबसे ज्यादा पानी कहां है? समुद्र में। तो समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक बन गया है ना। सिंक क्या होता है? घर में जो आपके किचन में सिंक होगा, सिंक में हम क्या करते हैं? जितना आपका घर का बचा हुआ खाना खाने के बाद सारा मामला है वो कहां ले जाके स्टोर करते हैं? सिंक में। ऐसा तो नहीं खाना खाए और बेड के नीचे सरका दिया, ऐसा होता है कभी कभार। वो भी हमारा सिंक होता है तब जब हम दूसरे घर होते हैं। अपने घर में करोगे पीटे जाओगे, तो वो सिंक हमारा वो भी हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में सिंक क्या होता है? जहां पर ये सारा बचा हुआ माल जितना है वो सब जाकर स्टोर हो जाए। तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पृथ्वी पर खाने का, वो कहां स्टोर हो रहा है? किसके अंदर? समुद्र के अंदर। इसलिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा है? समुद्र। सबसे अगर कभी पूछा जाए कि इन्वायरमेंट में अगर कभी पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा सिंक कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या आंसर होगा? समुद्र। ये आप अपनी घड़ी नीचे कर लीजिए सर, कंटिन्यू वो हमें चमक रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से मुझको बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कार्बन सिंक कौन सा हो रहा है? समुद्र। अब ये समुद्र में खाना स्टोर करना शुरू करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे क्या करते हैं? कम करते हैं। अब इस कम करने के बाद यहां लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? नो टेरेस्ट्रियल लाइफ। पृथ्वी पर जो लैंड वाला हिस्सा है उस पर अभी कोई जीवन उत्पन्न नहीं है, क्योंकि वो लैंड जो है वो क्या है? बहुत गर्म है। ठोस हिस्सा कैसा है? बहुत गर्म है। अब पानी के अंदर दूसरा जीव पैदा होता है, किसमें? ऑर्डोविशियन में आके। अगला पीरियड कौन सा है? ऑर्डोविशियन। अगला जीव कौन सा पैदा हो रहा है पानी के अंदर? मछली। अभी हम लिखवा देते हैं, टेंशन नहीं लो। उसके बाद ऑर्डोविशियन में क्या होती है? मछली। अब मछली भी पैदा हो गई तो मछली खाएगी क्या? जो एल्गी उसके ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है, उन्हीं को खा के अपना जीवन चला सकती है। अब ये सर्वाइव होगी। तीसरे पर क्या होगा? सिल्यूरियन, यानी अब पानी में जीव बन गए। अब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हो गई तो पृथ्वी पर पहले जीव पैदा होते हैं, वो कहां होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और वो पृथ्वी का जो स्थल वाला हिस्सा है, लैंड वाला हिस्सा है, इस पर जो पहले जीव पैदा हुए वो कौन से थे? पेड़ पौधे। क्योंकि पृथ्वी पर अभी भी खाना मौजूद नहीं है, तो इसलिए पृथ्वी पर जो लैंड वाला हिस्सा उस पर पहले जीव जो उत्पन्न होंगे वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। यानी पृथ्वी पर पहली चीज क्या पैदा होगी लैंड पर? पौधे। अब वो पौधे किस में बनते हैं? सिल्यूरियन पीरियड में आकर। सिल्यूरियन में पहली बार फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो स्थल खंड है उस पर पहली बार जीव पैदा होते हैं। वो कौन? प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बना सके। अब पानी के अंदर भी जीवन बन गया और स्थल के ऊपर भी जीवन बन गया। अब बात आती है ऐसे जीव बनेंगे जो पानी के अंदर भी रह सकें और जमीन पर भी रह सकें। अगला कौन सा आता है? डेवोनियन। और इस डेवोनियन क्लैल में आकर पैदा होते हैं कौन? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जो पानी के अंदर भी रह सकें और जमीन पर भी रह, क्योंकि जमीन पर भी खाने की चीज पैदा हो चुकी है, इसलिए पानी में भी रहने वाले और जमीन पर भी रहने वाले जीव पैदा हो जाते हैं। कौन से? डेमोनियन। डेमोनियन के बाद अगला पीरियड कौन सा है? कार्बोनिफेरस। इस कार्बोनिफेरस में अब ऐसे जीव पैदा हो रहे हैं जो रेंग कर चल सकते हैं, यानी रेंग कर सरीसृप, जो ऐसे जीव जो रेंग कर चल सके। क्योंकि रेंग कर चलने वाले जीवों के साथ खास बात यह थी कि वो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, जमीन के अंदर भी रह सकते हैं। धीरे धीरे लाइफ ओरिजिनेट होनी शुरू होती है। ऐसे में फिशेस की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें भी देखेंगे तो जो पहला जीव पैदा होता है वो पैदा होता है क्या? कछुआ, जिसका ऊपर से भी प्रोटेक्शन है और नीचे से भी।
क्योंकि पृथ्वी अभी भी क्या है, गर्म। ऐसा ना हो कि पता चला रेंगने चले और पीठ के पूरी खाल उधड़ गई, तो वहीं के वहीं रह गए, लैंड पर आए लैंड पर ही रह गए, वापस पानी के अंदर जा ही नहीं पा रहे। तो वो ऐसे जीव होते हैं जो अपने आप को एक कवच के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी ऐसे जीव पैदा होते हैं जिनके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, कवच, जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। और वो कौन है, वर्टिब्रेट्स। कशेरुक भी पैदा होने शुरू हो गए, और प्लस साथ में आर्थ्रोपोडा, एक पूरा का पूरा हिसाब है, वो उसको क्या कहते हैं, फाइलम, वो पैदा होते हैं। यानी ऐसे घोंघा, सीप, कछुए, ये सारे के सारे, कछुए हालांकि उसमें नहीं आता है, ये सारे के सारे जीव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। साथ में लगे अभी तक जीव थे जो रेंग कर चल रहे थे, अभी तक जो जीव थे पानी में थे, अभी तक जो जीव थे जो लैंड पर थे, अब ऐसे जीव पैदा होते हैं जिनके पीठ में रीढ़ की हड्डी बननी शुरू हो जाती है। रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है, वर्टिब्री। जो हमारा पीछे का रीढ़ का हड्डी होता है, जो सर से लेकर कमर तक फैली है बिल्कुल एक स्ट्रेच में, उसको क्या कहते हैं, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। एक्चुअल में उसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम क्या होता है, एक सीरीज, ये क्या है, कॉर्नर पे कहीं कहीं इस बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, लोग कहते थे जनरल के, इसको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, बीम। इसका मतलब बीम नहीं है, इसका मतलब होता है कॉलम। इसको क्या कहा जाता है, कॉलम। अब हम इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जनरल बहुत सारे टर्म्स यूज किया है, बट दैट इज नोन एज कॉलम। इसी कॉलम पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। यानी कि अब ऐसे जीव आते हैं जिनका एक कॉलम बनता है, और उस कॉलम को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि वो छोटी 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 32 वर्टिब्री से मिलके बनता है। उसी के सहारे अब जीव रेंगने के बजाय खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब वो पैदा होते हैं किसमें, कार्बोनिफेरस में। इसी कार्बोनिफेरस में आकर जो पृथ्वी का स्थल वाला हिस्सा था, जो पैंजिया था, वो दो पार्ट में टूट जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हम अंगारा लैंड और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड के नाम से, वो सब यही कार्बोनिफेरस में हो रहा है। रेप्टाइल्स भी बनते हैं, वर्टिब्रीज भी बनती हैं। अब बात आती है जो आखिरी एज है इसका, परमियन, उसमें रेप्टाइल्स की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जीव हैं जो पानी में तैर सकते हैं, अब जीव हैं जो रेंग सकते हैं, अब जीव हैं जो खड़े हो सकते हैं। अब यहीं पर ये पूरा का पूरा एरा खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे एरा में, मीसोजोइक। मीसोजोइक कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3। सबसे पहला पीरियड कौन सा, सबसे पहला कौन सा, ट्राइएसिक, दूसरा जुरासिक, तीसरा क्रिटेशियस। यानी अब वो जीव पैदा हो रहे हैं जो न केवल रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, जबकि उड़ भी सकते हैं। अभी तक तो पानी और स्थल पर चल रहे थे, अब हवा में उड़ने वाले जीव पैदा होते हैं। अब वो अर्लीस्ट ट्रेस मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है दीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स। उड़ भी सकता है, सब कर सकता था वो। यानी अब पैदा होते हैं ट्राइएसिक पीरियड के पहले में आकर कौन से, ऐसे जो उड़ सकते हैं। प्लस अभी तक जीव कौन से थे, जो पानी के अंदर रह रहे हैं, या जमीन के ऊपर रह रहे हैं, या हवा में रह रहे हैं। अब अगले जीव भी पैदा हो सकते हैं जो जमीन के अंदर घुस के रहते हैं। पानी के अंदर तो घुस के रह ही रहे हैं, उनके अंदर गिल्स पैदा हो गई, उनसे वो सांस ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसे जीव पैदा हो गए जो न फेफड़े से सांस ले रहे हैं, न गिल से सांस रहे हैं, वो अपने स्किन से सांस लेना शुरू कर दिए। और स्किन से सांस लेने वाला जो जीव है वो कौन सा है, फ्रॉग, मेढक। आप देखेंगे बरसात में बहुत सारे मेढक आपको दिखाई देंगे। यानी जब जमीन के नीचे पानी घुसता है ऊपर का, तब वो अंदर से बाहर निकल के आते हैं। वो छोटे बड़े, पीले, लाल, हरे, कितने कलर के फ्रॉग दिखेंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरे समय वो जमीन के अंदर घुस के रह रहे थे, हाइबरनेशन में रहते, सुसुप्तावस्था में रह रहे थे। पानी जाने की वजह से वो बाहर आ जाते, जैसे ही पानी खत्म होता फिर वापस वो अंदर चले जाते हैं। यानी ऐसे जीव पैदा होते हैं जो पृथ्वी के अंदर भी, स्थल के अंदर भी घुस के रह सकते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती है। साथ में ऐसे जीव जो बहुत दूर तक, बहुत लंबी लंबी दूरी तक उड़ सकते थे, और वो थे कौन, डायनासोर। और इसी जुरासिक पीरियड में आकर पैदा होता है कौन, डायनासोर। और धीरे धीरे अगले में आते आते डायनासोर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये भी पीरियड यहीं पर खत्म हो जाता है। जो मीसोजोइक पीरियड है, इसमें पृथ्वी पर हलचल बहुत ज्यादा होती है। जो पृथ्वी की प्लेट्स हैं इधर उधर इधर उधर चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिफेरस से ऑलरेडी टूट गई थी। अब ये टूटी हुई प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में चलनी शुरू कर देती है। इनके चलने से पृथ्वी के अंदर जगह बनती है, और जो पृथ्वी के अंदर का लिक्विड मटेरियल है, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अब ये पृथ्वी पर बाहर आने लगता है। और पृथ्वी पर अंदर का जो हॉट मटेरियल है, मैग्मा है, जब ये बाहर आता है
तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटने शुरू होते हैं कब? मीसोजोइक। बहुत सारे ज्वालामुखी बनते हैं, नए नए स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। फिर बात आती है, ये पीरियड यही खत्म होता है। तीसरा आता है कौन सा तृतीय क्रम में? सीनोजोइक। सीनोजोइक के कितने पार्ट थे? 5। सबसे पहला कौन सा? पैलियोसिन। पहला कौन सा? पैलियोसिन। दूसरा, तीसरा, चौथा मायोसिन, पांचवा प्लायोसिन। अब ये जब प्लेट इधर उधर चल रही हैं तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगी। इस मीसोजोइक के आखिरी फेज में टकराने से दुनिया के बड़े फोल्ड माउंटेन बनते हैं जो पुराने वाले हैं। जो अमेरिका के पास, जैसे ये मान लीजिए ये हिस्से पर यहां टकराहट होती है तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला बनती है जिसका नाम है रॉकीज। क्या नाम है इसका? रॉकी। और यहां पर जो टकराती है ये बनाती है कौन सी? एंडीज। यहां बीचों बीच प्लेट यहां टकराती है जबकि यहां फैलती है। तो जब फैलने की वजह से यहां तक एक पहाड़ बन के शुरू होता है पानी के अंदर, जिसको महासागर के बीच में है, इसलिए इसको कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियानिक रिजेज। चूंकि अटलांटिक महासागर में है इसलिए इसको मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। ये बनती हैं इस मीसोजोइक के आखिरी में आकर। लेकिन यहां से जो टूटा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ चलता है वो इस सीनोजोइक में आकर यूरेशियन प्लेट में टकराने से भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। अब हिमालय बनेगा किसमें आकर? सीनोजोइक में। सीनोजोइक कितने नंबर पर है? तीसरे पर। तो इसलिए हिमालय किस क्रम की चट्टान होगी? तृतीय क्रम की है, तृतीय क्रम की चट्टान इसको कहा जाता है। अब ये इयोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन से बनना शुरू होता है। इयोसीन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसीन में मेन हिमालय, मायोसीन में लेसर हिमालय और प्लायोसीन में आउटर हिमालय बन के तैयार होता है। चूंकि आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं ना? अरे बवाल नहीं करो, नूर आलम सर बुलाओ, इधर ही है, टहल रहे सर। ये कह रहे हैं हिमालय नहीं पढ़े हैं। अब बताइए, सामने टीचर खड़ा है, इतने दिन फ्री में उन्होंने पढ़ाया है, उसके बावजूद अगर आप कहेंगे कि नहीं पढ़े हैं तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। लो, अब तो प्रमाण भी है। एविडेंसेस आर देयर ऑन यूट्यूब। हाँ, तो आप नहीं कह सकते। हिमालय के कितने हिस्से हैं? लो, सब एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। बताओ, हिमालय के कितने हिस्से हैं? 3। मेनली कितने हिस्से हैं? 3। ओवरऑल किताबें लिखती हैं 4। अगर आप 4 कहते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, पर वो परा हिमालय, हिमालय बनने से पहले बन चुका था। और हिमालय बनने से पहले ये जो इयोसीन है इसी में बनता है कौन सा? परा हिमालय या ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कौन कौन से हिस्से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। 3 हिस्से हैं ट्रांस हिमालय के। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये देखो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों कौन सा था? ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय बनता है किसमें? इयोसीन। ठीक। अब इसके बाद कौन सा है? मिडिल हिमालय या मेन हिमालय। मेन हिमालय या इसको कहते हैं हिमाद्री हिमालय, या इसको कहा जाता है सेंट्रल हिमालय। मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय या मेन हिमालय सबसे मुख्य हिमालय है। और ये बनता है किसमें? ओलिगोसीन। फिर इसके नीचे कौन सा है? पीर पंजाल और धौलाधार। यही तो दोनों हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। इनको कहा जाता है लेसर हिमालय। क्या कहते हैं इसको? लघु हिमालय, या इसी को कहा जाता है मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। ये बनता है किसमें? मायोसीन। और इनके नीचे फिर पर्वत श्रृंखला बनती है कौन सी? शिवालिक। और ये बनती है किसमें? प्लायोसीन। लाइन से बनना शुरू होता है। सबसे पहले इयोसीन में कौन सा बनता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट हैं? 3, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर इयोसीन के बाद ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में कौन बनता है? मेन हिमालय, जो मध्य मुख्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय है वो बनता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर, चौथे पर कौन है? मायोसीन। मायोसीन माने मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के कितने पार्ट हैं? 2, पीर पंजाल और धौलाधार। और फिर आखिरी में प्लायोसीन में जो बनता है वो कौन सा है? शिवालिक। ये तृतीय क्रम में सीनोजोइक में पूरा का पूरा हिमालय बन के तैयार होता है। एक तरफ देखे तो हिमालय बना। फिर बात आती है चतुर्थ क्रम में, क्वार्टरनरी में, नियोजोइक में। अब इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियां
जब कहाँ जा रही हैं, नीचे की तरफ। जब इन पहाड़ों को काट के उतरती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे मटेरियल काट के लेके नीचे आती हैं और ले आकर जमा करते 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 आगे मैदान का निर्माण होता है। तो मैदान का निर्माण किस में होगा, आखिरी में आकर होलोसीन में। तो जब मैदान बन गया, पहाड़ बन गया, पेड़ बन गए, जीव बन गए, सब बन गए, तब उस समय विकास होता है किसका, रेंगने वाले जीवों से लेकर चलते हुए जीव। और वो चलते हुए जीव कौन से थे, होमो सेपियंस, यानी जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन, ये बन के तैयार होता है किसमें, होलोसीन में। अब यहीं से भूगोल अपना हाथ खड़ा कर देता है, कहता है आगे कौन देखेगा, इतिहास। यानी अब मानव बन गए, पेड़ बन गए, पहाड़ बन गए, पत्थर बन गए, सब बन गए, मैदान बन गए। अब मानव क्या करेगा, सभ्य होगा। यानी अब वो शुरू करता है खेती करना, आग की खोज करने, पहिए का आविष्कार करना, जानवरों का शिकार करना, गुफाओं में शैल चित्र बनाना, और यहीं से इतिहास शुरू हो जाता है। जहां आपको पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल 4 रूपों में पढ़ाया जाएगा। यही पाषाण काल यानी प्रस्तर युग कहते हैं उसको। काहे क्या इतिहास भी नहीं पढ़े हो, तो बोल काहे नहीं रहे हो, खा पी के नहीं आए हो क्या, आए हैं, कुछ लाए हो कि नहीं, तो पढ़ो फिर। आओगे भी नहीं, खाओगे भी नहीं, लाओगे भी नहीं, पढ़ोगे भी नहीं, हर तरफ से नहीं थोड़ा चलेगा, कुछ तो हाँ करना पड़ेगा ना। तो जो इतिहास यहीं से शुरू होगा पूरा पाषाण काल से। अब नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी और सभ्यता का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक, अब यही क्रम जो आपने यहां देखा है, अब इनको लिखना है उठाकर, जो पीछे वाले चार्ट से। चूंकि ये चार्ट यहां हम पलट नहीं पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अपने पुराने वाले चार्ट पर चलते हैं। आ जाते हैं, प्री कैम्ब्रियन खत्म हो गया। अब यहां से शुरू करते हैं, पहला हेडिंग डालिए पैलियोजोइक। पहली हेडिंग डालिए कौन सी, पैलियोजोइक। अब उसके अंदर लिखना शुरू करिए। उसके अंदर पहले का ए, कैम्ब्रियन। अरे अभी तक आप लिख रहे थे पैलियोजोइक से पहले का, यानी कैम्ब्रियन से पहले का माल, यानी प्री कैम्ब्रियन एज का। अब आते हैं किस पर, कैम्ब्रियन पर। तो सीधे हेडिंग कैम्ब्रियन मत बताओ, 1 2 3 4 हेडिंग बनाएंगे। पहला हेडिंग में क्या लिखेंगे, पूरा जीवी, पूरा जीवी या पैलियोजोइक। अब उस पैलियोजोइक एरा का पहला पीरियड कौन सा है, कैम्ब्रियन। तो पहले का ए क्या है, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के अंदर अब लिखना शुरू करिए, पहले का ए, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में क्या था, जल में रहने वाले पहले जीव उत्पन्न, द फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ इन वाटर। हेडिंग डालो पटाख से। नहीं नहीं, इसको एरा नहीं कहा जाता है, क्लास अटेंड करो, काटो इसको। पैलियोजोइक के अंदर लिखो कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ इन वाटर, जल में रहने वाले पहले जीव उत्पन्न होते हैं। ब्रैकेट में डाल लीजिएगा मरीन इनवर्टिब्रेट्स, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, समुद्री अकशेरुक जीव, समुद्री अकशेरुक जीव, मरीन इनवर्टिब्रेट्स। वहीं आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए कैम्ब्रियन में, देयर इज नो ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, देयर इज नो ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, स्थल पर अभी कोई जीव उत्पन्न नहीं हुए हैं, स्थल पर अभी कोई जीव उत्पन्न नहीं हुए हैं। देयर इज नो ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। अगला हेडिंग डालिए पहले का बी, ऑर्डोविशियन। दिया है इसमें कुछ नहीं दिया है, ये ओवरऑल किताब है ना, इस वजह से इसमें नहीं दिया, इसमें सारे सब्जेक्ट दिए होंगे ना, हाँ इसीलिए नहीं दिया। हाँ इधर हो गया। अगला हेडिंग डालिए पहले का बी, ऑर्डोविशियन। आ जाओ आ जाओ, अब आ ही गई हो, फंस गई हो तो आ जाओ। ऑर्डोविशियन, दूसरे में लिखिए ऑर्डोविशियन, यानी पहली बार पृथ्वी पर मछली पैदा हो रही है, पानी में पहली मछली। लिखिए फर्स्ट फिश ओरिजिनेट इन वाटर। क्या मछली और कहां रहती है, बस लिखो फर्स्ट फिश ओरिजिनेटेड, पहली मछली उत्पन्न। ऑर्डोविशियन में पहली मछली उत्पन्न, फर्स्ट फिश इज ओरिजिनेटेड, फर्स्ट फिश ओरिजिनेटेड,
इन ऑर्डोविशियन। तीसरा हेडिंग बनाइए पहले का सी, सिल्यूरियन। तीसरा कौन सा है? सिल्यूरियन। और इसमें क्या आ रहा है? पौधा। लिखिए फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। सिल्यूरियन में लिखिए फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, स्थल पर रहने वाले पहले जीव। डैश डाल के लिखिए पौधे, डैश डाल के लिखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पौधे पैदा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया। मानव उत्पन्न होते हैं अफ्रीका में, पौधे उत्पन्न होते हैं पहली बार कहां? ऑस्ट्रेलिया में। स्थल पर रहने वाले पहले जीव पौधे कहां उत्पन्न हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सिल्यूरियन। फिर आता है कौन सा? डेवोनियन। डेवोनियन में क्या उत्पन्न हो रहा था? एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर। डेवोनियन में लिखिए उभयचर। उभयचर पैदा होते हैं कब? डेवोनियन में। उभयचर के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रह सकें। ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों पर रह सकें। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव इन वाटर एंड लैंड। स्थल और जल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। प्लस डैश डाल के लिख लीजिएगा इसी में शार्क उत्पन्न होती है। शार्क मछली, शार्क मछली उत्पन्न होती है इसी में। शार्क मछली उत्पन्न होती है। फिर अगली बात आती है किसकी? कार्बोनिफेरस की। अगला बनाइए कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में पहले कौन होते हैं? पैदे, पैदे नहीं पैदा। क्या पैदा होता है? कशेरुक जीव, वर्टिब्रेट्स। पहले कशेरुक कब पैदा होते हैं? कार्बोनिफेरस में। देखिए पहले कशेरुक उत्पन्न, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटेड। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। पहले कशेरुक उत्पन्न होते हैं कब? कार्बोनिफेरस में। लिखिए पृथ्वी के स्थलखंड दो भाग में बढ़ जाते हैं, पैंजिया और पैंथालासा। नहीं, पैंजिया कितने पार्ट में टूट जाता है? दो हिस्से में। पहला कौन सा है? अंगारा लैंड, और दूसरा गोंडवाना। पृथ्वी का स्थलखंड दो हिस्से में टूट जाता है। पृथ्वी का स्थलखंड ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पैंजिया। पृथ्वी का स्थलखंड पैंजिया दो हिस्से में टूट जाता है, अंगारा तथा गोंडवाना लैंड। पृथ्वी का स्थलखंड दो हिस्से में टूट जाता है। क्या हुआ? हाँ हाँ भाई, एक समय में नहीं है, लाखों साल का अंतर है उसमें। पीछे हम कहिए तो एनसीईआरटी पलट के छोड़ दे रहे हैं। अगर आपकी किताबों से कुछ गलतियां मिल रही हैं तो हम भाई महेश बर्नवाल का नहीं मालूम, अपने को मालूम है एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सही है। बाकी चाहे कोई किताबें कुछ भी कहते रहे। और अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड से, तो इस वजह से अगर कोई चीज मिलती है तो एक ही चीज कई फेज में मिलेगी आपको।
तो ऐसा नहीं कि वो ये कहीं भी मिलेगा। अदरवाइज गो विद द एनसीईआरटी। अगर आपका आंसर गलत होता है तो एनसीईआरटी से आप हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी में जो लिखा हम उसी के सहारे चलेंगे। बाकी बहुत सारे इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं, हमारी भी किताब है, पर हम अपनी किताब का कभी ट्रेस नहीं देते हैं। हमारी किताब बिल्कुल अलग तरीके से लिखी हुई है, वो हिसाब किताब अलग है। पर किसी की भी किताब हो, या तो आप माजिद हुसैन की किताब का रेफरेंस लीजिए, नहीं तो आप सविंदर सिंह, और नहीं तो ये एनसीईआरटी। बट आपको सविंदर सिंह पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, वो पीजी की किताब है। अगर आप सविंदर सिंह एक सब्जेक्ट पर इतनी मोटी किताब पढ़ने लगे, हो चुकी तैयारी आपसे। पीएचडी करने नहीं आए हो, पहली चीज जान लो। जितना लिखवाया जा रहा है लिखो, वो कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है। चलो फटाफट लिख के खत्म करो इसको। कशेरुक, पहले कशेरुक मतलब होता है कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियां होती हैं। हाँ, क्या हुआ? अरे हाथ मुंह के आगे से हाथ हटाओ, हाँ बोलो। अंगारा के अंदर ट्राइएसिक लिखा, ध्यान दोगे तब तो वो नीचे वाले का है, जगह नहीं थी इसलिए छोटा, इसलिए घेर दिए हैं उसको कि वो ऊपर वाले में है। ट्राइएसिक पीरियड अगले में आएगा। क्या? हाँ, अंगारा वो गोंडवाना। अच्छा ये पूछ रहे थे, अंगारा तथा गोंडवाना दो हिस्से में पृथ्वी टूट जाती। क्या हुआ? गोंडवाना लैंड में दो हिस्से में टूट जाती है भाई पृथ्वी। छुड़वा दो उसको, अब टूट गई। अब चलो आगे जल्दी। अगला कौन सा है? परमियन। परमियन एज में आकर लिखिए। परमियन में रेप्टाइल्स डोमिनेटेड ऑन लैंड। रेप्टाइल्स डोमिनेटेड ऑन लैंड, पृथ्वी पर सरीसृपों का सर्वाधिक विकास। पृथ्वी पर सरीसृप, रेंगने वाले जीव, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों का सर्वाधिक विकास सरीसृप कहा जाता है इनको। रेंगने वाले जीव, पृथ्वी पर सरीसृपों का सर्वाधिक विकास होता है, या रेंगने वाले जीवों का सर्वाधिक विकास होता है। अब यहीं खत्म करो, अगला हेडिंग फटाक से लेके आ जाओ इधर। कौन सा था? कुछ तो नाम था, मीसो जोई। मीसोजोई के कितने हिस्से थे? तीन, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। सबसे पहला दो का ए, ट्राइएसिक पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड, मेढक तथा समुद्री कछुए उत्पन्न होते हैं। मेढक तथा समुद्री कछुए, इसमें मेढक, फ्रॉग प्लस कछुआ, टर्टल प्लस केकड़ा, लॉबस्टर, केकड़े प्लस आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। कछुए के बाद लॉबस्टर, केकड़ा, LOBSTURE, लॉबस्टर, केकड़े, आर्कियोप्टेरिक्स। ये ऐसे जीव थे जो उड़ने वाले और रेंगने वाले के बीच में पैदा होते हैं। धीरे 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 विकास हो रहा है जीवों का। हाँ, धीरे 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 क्रमिक विकास हो रहा है, इसलिए जीव एक पीरियड में नहीं मिलेंगे। मान लीजिए किसी में पैदा हो गया, थोड़ा डेवलपमेंट अगले में हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट अगले में हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट अगले में हुआ, तो एक लंबा टाइम पीरियड लेता है। क्योंकि ये विकास लाखों करोड़ों साल में होते हैं, इसलिए एक पीरियड में स्टिक नहीं कर सकते हम। हाँ, उसके पहले ओरिजिनेशन था उनका। हाँ हाँ, उसके बाद है। हाँ, उसके बाद है। वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर पंख आ रहा है जो उसको उड़ा सकती है। डायनासोर के अंदर बहुत बड़ा पंख हो जाता है जो बहुत दूरी तक उड़ सकती है। पर डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। फिर बर्ड्स, उन्हीं का आगे वर्जन था जो अलग अलग तरीके के बर्ड्स ओरिजिनेट होती है।
अरे काहे हल्ला मचाना शुरू कर दिया यार, क्या हो गया? इतना बेचैन नहीं हो, अभी घंटा भर हुआ क्लास चलते हुए। कैसे पढ़ोगे? यूपीएससी क्रैक करना है यार। इफ यू वांट टू क्रैक एग्जाम देन थ्रो योरसेल्फ इनटू इट। जलाना तो पड़ेगा गुरु, कष्ट तो होगा। आपको बैठ के लिखने में कष्ट हो रहा, हमको खड़े होकर पढ़ाने में कष्ट नहीं हो रहा। और 2014 से मैं अब तक लगातार लगा हूं इस एग्जाम में। जब तक मेरे पास यूपीएससी के अटेम्प्ट थे, अच्छी भली जॉब कर रहा था, छोड़ छाड़ के भाग आया मैं, और ऐसे दलदल में फंस गया जिससे मैं निकल नहीं पाया आज तक। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है, बट आपका जो टारगेट रहता है, अगर आपका टारगेट एक्चुअली में आप उतनी मेहनत करते हैं तो उससे नीचे आप समझौता करेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एसआई का तैयारी करने वाला लड़का होमगार्ड से समझौता नहीं करेगा, उसके अंदर वो कचोटेगी। यूपीएससी वाला लड़का कभी यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस की नौकरी से समझौता नहीं कर सकता। ये सच्चाई है भाई। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए, आपकी प्राइमरी में टीचिंग में जॉब लग जाए, आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी। आपका बस चले तो आप छोड़ छाड़ के भाग ही जाएंगे, बशर्ते आपके पीछे फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता, इसलिए आप छोड़ नहीं सकते। हमारे पीछे था, हमने छोड़ दिया। अब वो भी चला गया तो इसलिए वापस फिर मेहनत करना शुरू कर दिया। ऊपर वाला आपको एक बार मौका देता है, एक बार टीचर ले आएगा। आप रिलेक्टेंट नहीं रहेंगे, आप कंटिन्यू रिलेक्टेंट रहेंगे कि भाई यार हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने देंगे, तो दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। टीचर छोड़ छाड़ के निकल लेगा। और हर टीचर उतना एफिशिएंसी से पढ़ाएगा नहीं आपको। ये आप हैं जो टीचर को प्रमोट करते हैं कि वो पढ़ाए कि छोड़ के भागे। तो डोंट बी रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मतलब होता है दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो ऐसा मत बनिए, आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है, इट इज अ टाइम टेकिंग थिंग। एक ही बार में आपको ये सारी चीजें आ जाती तो आपको हमारी जरूरत किस बात की थी? और आप एक दिन में, मैंने कल भी दिखाया, आज भी क्लास के लास्ट तक मैं दिखा दूंगा कि एट लीस्ट आप 4 चैप्टर पढ़ के चुके हैं अब तक। मिनिमम 4 चैप्टर हमने आपको 2 दिन में पढ़ा दिया। तो पढ़ने के सक्षम आप हैं, बशर्ते आप पढ़ नहीं रहे, बस इतनी बात है। और आपको आता है। अब बताइए मैम, सबसे पहला पीरियड पैलियोजोइक का क्या था? कैम्ब्रियन। आप बताइए सर, आप बताइए सबसे बैठे रहो यार, क्लास हाई स्कूल की क्लास नहीं है। मिसोजोइक का पहला पीरियड कौन सा है? ट्राइएसिक। इधर से आप बताइए सर, आखिरी पीरियड कौन सा है मिसोजोइक का? हाँ, कौन सा? अरे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिटेशियस। इसीलिए कह रहा हूं, बोलिए, ये शब्द आपके लिए नए हैं, आप एक दो बार बोलेंगे तो वो आ जाएगा। आप बताइए मैम, ये बताइए सबसे आखिरी पेज नियोजोइक का कौन सा है? होलोसीन। इसका मतलब पूरी क्लास दिमाग से पैदल तो नहीं है, कोई है तो बता दो। आपको आ तो रहा है समझ में भी आ रहा है, बताने में भी सक्षम है। इसका मतलब क्या है कि आप दिमाग से पैदल नहीं है। तो कभी आपको अगर प्रॉब्लम लगे तो आप अपने आप से भी कहिएगा आप दिमाग से पैदल नहीं है। अब बगल वाला कभी परेशान हो तो उसको भी कह दीजिएगा कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम दिमाग से पैदल नहीं हो। ना झगड़ा हो जाए तो बता दीजिए, किसी को 4-5 बार कह के देख लीजिए कि तुम दिमाग से पैदल नहीं हो, कह के देखिए। और झगड़ा हो तो फिर ये है तो गाली देने की आपको क्या जरूरत है, जब आपको जो अगर भी याद है तो इयोसिन, मायोसिन, एल्गोसिन, प्लायोसिन 4-5 बार करके देख लो, फिर जस्ट ट्राई इट। आप या तो पागल घोषित हो जाएंगे। अच्छा, आपके खिलाफ कोई आरोप भी नहीं लगा सकता। कोई पूछेगा क्या कहे, प्लायोसिन कहाँ? सर अगर भी पढ़ाए थे इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, और जाते जाते पलट के कहते समझ तो गए ही थे तुमको हमने क्या कहा। तो कह के तो देखो, कोई आपके ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकता। फर्स्ट क्लास आपको याद भी हो रहा है। और 4-5 बार कहो तुम दिमाग से पैदल नहीं हो, तुम दिमाग से पैदल नहीं हो, वो आदमी इरिटेट हो जाएगा। बस आप उसको सिर्फ एक बार देखेंगे, वो जान जाएगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो बस पैदल नहीं हो तो पढ़ो, सवारी है तुम्हारे पास, लिखो। अगला लिखो, कौन सा था? ट्राइएसिक हो गया। अगला लिखिए, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड, इस जुरासिक पीरियड में कौन पैदा होते हैं? डायनासोर। प्लस क्या होता है? उड़ने वाले पक्षी। उड़ने वाले पक्षियों का विकास होता है, साथ में पुष्प युक्त वनस्पतियां। पुष्प युक्त वनस्पतियों का विकास होता है। डायनासोर एंड फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड्स प्लस थर्ड में लिखिए क्या कि फ्लावरिंग प्लांट्स।
ऐसे फ्लावरिंग, जैसे पौधे जो फूल दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले जो पौधे, अच्छा सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्लांट कौन सा है? ऐसा कौन सा पौधा आपने सुन रखा है जो सबसे पहले पैदा हुआ था, आज तक उसकी प्रोजेनी चलती चली जा रही, चलती चली जा रही? साइकस और फाइकस का नाम सुना है? अधिकतर छोटे छोटे इतने बड़े से पौधे होते हैं, अजीब से फैले हुए। देखे तो होगे, बस यही है कि अंदाज नहीं लग रहा आपको। ये वाले पौधे, ये है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्लांट। ये सब शुरुआत में पैदा हुए थे और अभी तक इनके ट्रेस लाइफ मिलती रहती है। इसलिए कहीं लगा दो ये खत्म नहीं होते, जहां लगा दो ये कितने साल तक पड़े रहेंगे, यू हैव नो आइडिया। कब लगाया गया, कब कटा, नहीं मालूम। ये सूख रहा है कि फूल दे रहा है, नहीं आइडिया। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्लांट ऑन अर्थ है अभी भी, साइकस। चलो लिखो, क्रिटेशियस पीरियड। हाँ, अरे ये और पहले से सिल्यूरियन से पैदा होके आ रहा है। देख रहे हो इसके तने कितने हार्ड हैं। इसको डैमेज कर पाना जनरली एटमॉस्फेयर की किसी कंडीशन के लिए पॉसिबल नहीं था। इनके पेड़ पौधे काट के फेंक दो, सूखे सूखते कहाँ हैं, एज इट इज पड़े रहते हैं। ये इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा होता है इन पौधों का, इसीलिए आज तक सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगला लिखिए, कौन सा था? क्रिटेशियस। इनको अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं, जिनके बीज क्या है, खुले हैं। इनका बीज देखो क्या है, खुला हुआ है। अब ऐसे पौधे क्रिटेशियस पीरियड में पैदा होंगे जिनका बीज फल के अंदर छिपा रहता है। जैसे सेब है, अंगूर के अंदर कहाँ होता है? सेब हो गया, संतरा हो गया, कोई भी फल जो आज आप देख रहे हैं, अमरूद है, इनके फल क्या है, उसके अंदर उसका बीज जो है उसके अंदर क्या है, छिपा रहता है। जबकि इनका बीज क्या है, पूरी तरह से खुला हुआ है। इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिनके बीज खुले रहते हैं पूरी तरह से। अब अगले पौधे पैदा होंगे क्रिटेशियस में आकर, जिनको कहा जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। खुल जाओ भाई। चलो अगला हेडिंग डालिए, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में लिखिए डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। डायनासोर डायनासोर एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। एंड प्लस क्रिटेशियस में और अगला पॉइंट लिखेंगे क्या, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत्तबीजी पौधे, आवृत्तबीजी। आवृत्तबीजी पौधे उत्पन्न होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर ढके हो या छिपे हो। आवृत्तबीजी पौधे का आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ऐसे ऐसे बीज जो फल के अंदर छिपे हो। सीड्स दैट concealed in fruit, seeds that concealed in fruit, आवृत्तबीजी पौधे पाए जाते हैं। प्लस लिखिए साथ में 3 पर्वत श्रृंखलाएं, रॉकीज, एंडीज और डेक्कन ट्रैप, इसी में बनती हैं मेसोजोइक के आखिरी पीरियड में। रॉकी पर्वत इसी में लिखिए, क्रिटेशियस में ही। रॉकी पर्वत कहां है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा एंडीज कहां है? दक्षिणी अमेरिका। और दक्कन ट्रैप कहां पर है? भारत। ये तीनों बन के तैयार होते हैं कब? क्रिटेशियस में। और ये क्रिटेशियस किसका हिस्सा है? मेसोजोइक का। ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं ये।
पुराने वलित पर्वत हैं ये। ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल्स हैं एंडीज, रॉकीज और नहीं, डेक्कन ट्रैप माउंटेन नहीं है, ये पठार है। डेक्कन ट्रैप एक पठार है, वो दोनों पहाड़ है। ये दोनों क्या है? माउंटेन है, पर्वत है, जबकि ये क्या है? पठार है, प्लेट्यू। पठार है। पहाड़ और पठार में एक अंतर ये होता है, पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होती है, पठार की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। पहाड़ का ऊपरी सिरा नुकीला होता है, जबकि पठार का ऊपरी सिरा सपाट होता है। पहाड़ के जो ढाल होते हैं वो बिल्कुल मंद होते हैं, जबकि इनके पठारों के ढाल बिल्कुल खड़े होते हैं। जब पहाड़ और पठार पढ़ाएंगे तब पढ़ा देंगे उनके बीच का अंतर। ठीक है, आगे का टॉपिक जो परसों चलेगा वो इसी पर लेके चलेंगे। देखते हैं, अगर अर्थक्वेक वोल्केनो खत्म हो गया तो इस पर आ जाएंगे। ये है। अब आते हैं किस पर? सीनोजोइक। तीसरा क्रम कौन सा था? सीनोजोइक है। नवीन कल्प है ये। नवीन कल्प के कितने हिस्से थे? 5। पहला कौन सा है? पहला कौन सा? अरे बोल भैया, पहला कौन सा है? दूसरा? अरे देख के ही बता दो, दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ओलिगोसीन। चौथा कौन सा? मायोसीन। और पांचवा कौन सा है? प्लायोसीन। ठीक है, इसी तृतीय क्रम, इसको क्या कहा जाता है? टर्शियरी एज। और इसमें बनते हैं कौन? न्यू फोल्ड माउंटेन। नवीन वलित पर्वत इसके अंदर पैदा होने शुरू होते हैं और बनता है कौन? हिमालय। न्यू फोल्ड माउंटेन, हिमालय बनता है। सबसे पहला लिखिए, पैलियोसीन के अंदर क्या क्या बन रहा है? पैलियोसीन में स्मॉल मैमल्स लाइक rat, mice and small mammals like rat, mice and tailless lion। छोटे स्तनपाई जैसे कि चूहे तथा पुच्छविहीन बंदर। चूहे तथा पुच्छविहीन बंदर जिनके पूंछ नहीं थी। टेललेस लायन, टेललेस जिनके अंदर पूंछ नहीं थी। चूहे पैदा हो रहे हैं और खरगोश होता है, इन्हीं के अंदर छोटे छोटे जो स्तनपाई हैं वो पैदा होते हैं। चूहा, खरगोश, पुच्छविहीन बंदर, ये सब पैदा होते हैं। इसी में लैरामाइड हलचल होती है। लैरामाइड हलचल, लैरामाइड मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से रॉकीज माउंटेन अपना कंप्लीट शेप लेता है। लैरामाइड मूवमेंट विच फॉर्म्स द रॉकीज माउंटेन। विच फॉर्म्स द रॉकीज माउंटेन। अगला लिखिए, इयोसीन। इयोसीन, ये अगला कौन सा है? इयोसीन। इसमें कौन सा बनता है? ट्रांस हिमालय, परा हिमालय बनता है। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कितने हिस्से हैं? 3। कौन कौन सा? काराकोरम, दूसरा कौन सा है? लद्दाख, और तीसरा कौन सा है? जास्कर। ये तीनों कब बनते हैं? इयोसीन। प्लस साथ में पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है बहुत ज्यादा। Many volcano erupted during this period।
आप जहां मायो वो लिखे हैं ना मीसोजोइक एरा, उसमें जाके एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, इट इज नोन एज एज ऑफ वोल्केनो। मीसोजोइक को कहा जाता है, इट इज नोन एज एज ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का काल कहा जाता है मीसोजोइक को। हाँ, इसी मीसोजोइक को एज ऑफ वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ये जो मीसोजोइक है इसको कहा जाता है क्या, एज ऑफ वोल्केनो। पृथ्वी पर बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं मीसोजोइक पीरियड में। मीसोजोइक एरा है, पीरियड नहीं है, मीसोजोइक एरा। फिर इयोसिन में कई सारे ज्वालामुखी फटते हैं पृथ्वी पर। साथ में दो तीन जानवर लिख लीजिए जो पैदा होते हैं। प्राचीन बंदर, प्राचीन बंदर, ओल्ड मंकीज, ये जो लंगूर है, मंकी, मंकी प्लस गिब्बन, GIBBON, ये मानव के जैसा दिखने वाला प्राचीन जानवर है, गिब्बन, GIBBON, गिब्बन। हाथी, घोड़ा, गैंडा, ये सब इसी में पैदा होते हैं जीव। हाथी, घोड़ा, गैंडा, ये सब इसी में पैदा हो रहे हैं, इयोसीन में। फिर अगला देखिए, ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में कौन सा बनता है, मेन हिमालय या सेंट्रल हिमालय, मुख्य हिमालय, ओलिगोसीन। अगला पॉइंट डालिए, ओलिगोसीन, मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय का निर्माण। ओलिगोसीन, मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय का निर्माण। तथा आल्प्स पर्वत, हिमालय के साथ साथ इसमें बनता है कौन सा, आल्प्स। आल्प्स यूरोप में ये पर्वत हैं, आल्प्स पर्वत। जो न्यू फोल्ड माउंटेन है, इनके दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा। पहला है कौन सा, आल्प्स पर्वत, और दूसरा हिमालय पर्वत। ये दोनों नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, आल्प्स और हिमालय। मेन हिमालय भी इसी में बनता है, ओलिगोसीन में, और आल्प्स पर्वत भी बनता है। साथ में लगे जीव लिख दीजिए जो मानव के जैसे जीव हैं, एप्स, APES, एप्स। कुत्ता, बिल्ली, भालू, ये सब जीव बनते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भालू, चिंपैंजी। ठीक है, अब बात आती है किसकी, मायोसीन की। मेन हिमालय के बाद इसमें बनता है कौन सा, लेसर हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय। लघु या मध्य हिमालय का निर्माण होता है। लघु और मध्य हिमालय में कौन कौन से दो हिमालय आते हैं, पहला कौन सा है, पीर पंजाल, धारवाड़ यहाँ कहाँ आ गया, कर्नाटक में है, धौलाधार, पीर पंजाल और धौलाधार, ये दो पर्वतों का विकास होता है। सार्क का सर्वाधिक विकास होता है। शार्क जो मछलियां हैं, इनका विकास होता है। पुष्प युक्त वनस्पतियां, फूल बहुत होते हैं, फूल, फ्लावर्स ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, फ्लावर्स। अभी तक पेड़ थे जिनके अंदर फूल लग रहे हैं, अब फूल के छोटे छोटे पौधे होते हैं, फ्लावर्स। अब अगला लिखिए, प्लायोसीन। प्लायोसीन सबसे आखिरी वाला, प्लायोसीन। अब इसमें लिख लीजिए, पहला तो लिख लीजिए, शार्क का विनाश होता है, शार्क का विनाश प्लस शिवालिक पहाड़ बनता है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला बनती है इसके अंदर। और साथ में शिवालिक को क्या कहते हैं, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय कहते हैं इसको, आउटर हिमालय या शिवालिक।
शार्कों का विकास विनाश होता है, शिवालिक बनता है, साथ में मानव पूर्वज पैदा होते हैं। मानव के जो पूर्वज हैं, ह्यूमन एंसेस्टर्स आर ओरिजिनेटेड, ह्यूमन एंसेस्टर्स आर ओरिजिनेटेड। हो गया। अब चौथा कौन सा है? नियोजोइक, नूतन महाकल्प। इसके कितने हिस्से हैं? 2। सबसे पहला कौन सा है? प्लीस्टोसीन, और दूसरा कौन सा है? होलोसीन। है दो। अब प्लीस्टोसीन को कहा जाता है आइस एज, आइस एज कहते हैं। आइस एज, यूरोप के आइस एज के कुछ नाम लिख लीजिए। यूरोप के अंदर पाया गया था 4 आइस एज हुआ था, गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म। 4 आइस एज थे। पृथ्वी पूरी तरह से ढक गई थी। यूरोप लिखा है। 4 आइस एज थे यूरोप में, गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म। प्लस इसी में जो अमेरिका की बृहद झील है ये बनती है। अमेरिका की बृहद झील, क्या क्या नाम है इनका? एटलस लाए हो? निकालो। नॉर्थ अमेरिका खोलिए, एटलस निकालिए फटाक से। आप नहीं लेके आए? लेके आया करिए एटलस, कोई फायदा नहीं है। अगली जब से एकदम जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर उतरेंगे तो हालत खराब रहेगी। नॉर्थ अमेरिका खोलिए, उत्तरी अमेरिका ऊपर से देखते रहिए, दक्षिणी अमेरिका है, पीछे उत्तरी अमेरिका है। नहीं नहीं, यही नहीं, यूएई ये वुर्म, WURM, एटलस, एटलस, एटलस। गुरु पूरी क्लास 0 है। निकालिए फिर, एटलस लेके आया करिए। कोई चीज ढूंढनी होगी, हालत खराब हो जाएगी आपकी ढूंढने में। ये देखिए, जो अमेरिका का मैप आप खोलेंगे, अब एटलस लाए नहीं तो क्या करें, देखिए बीच में ये 5 झीलें हैं। बीच में 5 के 5 झीलें, इनको ग्रेट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये प्लीस्टोसीन एरा में बन रही हैं। सबसे पीछे की तरफ यहां पर कौन सी झील है? सुपीरियर। कौन सी है? सुपीरियर। दूसरे नंबर पर मिशिगन। दूसरे पर कौन सी है? मिशिगन। सबसे पहले यहां कौन सी है? सुपीरियर। फिर इधर नीचे की तरफ जो है ये कौन सी है? मिशिगन है। तीसरी कौन सी है? ह्यूरॉन। यहां पर ये चौथी कौन सी है? ईरी। और ये 5वीं सबसे आखिरी में कौन सी है? ओंटारियो है।
ये 5 झीलें हैं, जिसमें से मिशिगन पूरी तरह से अमेरिका में है और बाकी 4 झीलें अमेरिका और कनाडा के क्या हैं, बॉर्डर एरिया में दिख रही हैं। ये बनती हैं सारी की सारी कब कब बन रही है, प्लीस्टोसीन में। ठीक है, अब लिखिए, इन्हीं ग्रेट लेक्स का नाम लिख लीजिए चाहिए तो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ठीक। ओंटारियो, इसीलिए तो कहा जा रहा है एटलस लेके आइए, एटलीस्ट नाम तो आपको पता चले। ये सब नाम नए हैं आपके लिए, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी इनको समझने में। ठीक, सेकेंड इरी। कल तो मेरी क्लास नहीं है, परसों चलेगी क्लास, एटलस लेके आइएगा। अब अगला कौन सा, नियोजोइक में होलोसीन, इसमें बस एक पॉइंट लिख लीजिए, मॉडर्न मैन, या इसी को क्या कहा जाता है, होमो सैपियंस, ओरिजिनेटेड, प्लस क्या बन रहा है पृथ्वी पर, मैदान की उत्पत्ति। प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस पीरियड, प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस पीरियड। और जब प्लेन होगा यानी मैदान बनेगा, तो मैदान में क्या शुरू होगी, कृषि, एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन दिस पीरियड। मॉडर्न मैन या होमोसेपियंस ओरिजिनेट होते हैं, साथ में मैदानों की उत्पत्ति होती है, और जब मैदान आएंगे तो साथ में लगे क्या बन रहा है, कृषि प्रारंभ होती है। क्या हुआ, दे रहा हूं ब्रेक, हमें मालूम है। हाँ तो लगे हाथ, तो जरा हमें पहले लेट्स रिवाइज इट वंस, बस 2 मिनट, इससे ज्यादा का समय ही नहीं लगता इसमें। जितना लिखे हो कच्चा चिट्ठा, एक बार बता तो दो है क्या। सबसे पहला एरा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा, प्री कैम्ब्रियन। अरे यार पहला कौन सा है, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक से पहले का प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या चीजें पैदा हुई, भारत में 4 चीजें, कौन सी, अरावली, छोटा नागपुर, विंध्यन, मेघालय का पठार और धारवाड़ क्रम। और जीवों में देखा जाए तो क्या पैदा हुआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या थी, अधिकतम थी। ये हाँ, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। फिर लगी हाथ दूसरे पर आता, सबसे पहला कौन सा एरा है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के कितने पार्ट रहे, अरे बता लो कौन से, पहला कौन सा, पहले कैम्ब्रियन में क्या पैदा हुआ, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, जल में रहने वाले जीव, यानी पृथ्वी पर स्थल पर कोई जीव पैदा नहीं हुए। दूसरे पर कौन सा, ऑर्डोविशियन, अरे देख के बोल लो, दूसरे पर कौन सा है, ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में क्या था, पहली मछली। तीसरे पर कौन सा, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन में क्या पैदा हुआ, पौधे, कौन से, पौधे। अगला कौन सा, डेवोनियन, कौन सा है, डेवोनियन। डेवोनियन में क्या आ रहा है, उभयचर, एम्फीबियंस। डेवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में पृथ्वी कितने पार्ट में डिवाइड होती है,
दो पार्ट में, क्या नाम है उसका? पैंजिया और अंगारा और गोंडवाना। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद कार्बोनिफेरस में और कौन से जीव पैदा होते हैं? वर्टिब्रेट्स। कौन से? वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो कशेरुक हैं। अगले एज में आते आते कौन है? पर्मियन। इस एज में आते आते रेप्टाइल्स की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है, सर्वाधिक विकास होता है। फिर अगर अगले उस पे एरा में आए तो अगला एरा का नाम क्या है? मीसोजोइक। मीसोजोइक में कितने पार्ट? 3। कौन कौन से? ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक में क्या हो रहा है? मेढक, कछुए, केकड़े यानी लॉबस्टर्स, और साथ में आर्कियोप्टेरिक्स। अगला कौन सा पीरियड है? जुरासिक। जुरासिक में क्या था? डायनासोर, और साथ में क्या? उड़ने वाले पक्षी और पुष्पयुक्त वनस्पतियां। फिर अगला पीरियड कौन सा है? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में आते आते क्या हो रहा? डायनासोर गायब हो गया, और साथ में लगे ऐसे पौधे पैदा हुए जिनके बीज फल के अंदर ढके हुए हैं। आवृत्त बीजी पौधे या एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओरिजिनेट होते हैं। फिर उसके बाद कौन सा? तीसरा कौन सा है? अरे ठीक है, तीसरा कौन सा? सीनोजोइक। तीसरा कौन सा है? सीनोजोइक। सीनोजोइक में कौन सा पर्वत बनता है भारत में? हिमालय। सीनोजेनिक में भारत में कौन सा पर्वत है? हिमालय। और यूरोप में कौन सा पर्वत? आल्प्स। सीनोजोइक के कितने पार्ट? 5। सीनोजोइक के कितने हैं? 5। सबसे पहला, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर। पैलियोसीन में क्या होता है? लैरामाइड हलचल हो रही है, और प्लस साथ में लगे छोटे छोटे स्तनपाई पैदा होते हैं। इयोसीन में कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कितने पार्ट? कौन सा? दूसरे पर और तीसरे पर जास्कर। इयोसीन के बाद ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में क्या बनता है? मेन हिमालय। और उसके बाद तीसरा कौन सा है? मायोसीन। मायोसीन में कौन सा? मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। और पांचवें पर कौन सा? प्लायोसीन। इसमें क्या होती है? सर्वाधिक का सार क्या होते हैं? विनाश हो जाता है, प्लस शिवालिक पर्वत श्रृंखला का विकास होता है। फिर अगला कौन सा है? नियोजोइक, यानी चतुर्थ क्रम में कौन है? नियोजोइक। नियोजोइक के कितने पार्ट? 2। पहला कौन सा? प्लीस्टोसीन। दूसरा कौन सा? होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन में क्या बनता है? आइस एज। आइस एज का मतलब ये कितने आइस एज थे यूरोप में? 4। कौन कौन से? गुंज, मिडेल, रिस और वुर्म। 4 थे। और साथ में कितनी कौन सी झील बनती है? ग्रेट लेक्स ऑफ दी वर्ल्ड। और ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी वर्ड है? सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, चौथी ओंटारियो, और पांचवी ये सही, चौथी इरी और पांचवी ओंटारियो, और आखिरी में बनता है होलोसीन। होलोसीन में क्या पैदा होते हैं? तो फोटो खिंचवा लो, जाओ चाय पी के आओ, जाओ। वो अपना कैमरा बंद कर दीजिए सर जी।